नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का दीप क्लासी में। मैं कल कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। भारतीय संविधान के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं आज आप लोगों के साथ में डिस्कशन करने जा रहा हूँ और इनके साथ में और जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं उन सभी को हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर। भारत की संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब शुरू हुआ, इसको भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कुछ और बातें सुनिएगा। भारत का जो संविधान बना है कैबिनेट मिशन के तहत बना है। कैबिनेट मिशन की स्थापना 1946 में की गई थी। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। उसमें 3 सदस्य हुआ करते थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और A.V. अलेक्जेंडर। स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और A.V. अलेक्जेंडर। लिख रहा हूं, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और A.V. अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति है जो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। 3 आपको इनमें से ऑप्शन दे देगा, एक आपको अलग से वही अलग से दे देगा, ठीक है ना। खैर, ये जो कैबिनेट मिशन था 1946 में भारत आया था। इसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे पैथिक लॉरेंस। ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ है। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। इसके तहत भारतीय संविधान का निर्माण होना शुरू हो जाता है और भारतीय संविधान के जब निर्माण होना शुरू होता है उसका जो पहला अधिवेशन है 9 दिसंबर 1946 यानी कि 1946 नई दिल्ली में पहली बैठक होती है, पहला अधिवेशन होता है। ध्यान से समझिएगा। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसमें एक वरिष्ठ व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को उसका अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिए जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। इसके जस्ट 2 दिन बाद ही यानी कि 11 दिसंबर को 9 दिसंबर को पहली मीटिंग होती है, 11 दिसंबर को आपकी दूसरी मीटिंग होती है। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी मीटिंग में इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वे आपके स्थायी तौर पर बना दिए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बना दिए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और साथ ही साथ इनके उपाध्यक्ष भी बना दिए जाते हैं H.C. मुखर्जी, और एक पद और दिया जाता है भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव, बेनेगल नरसिम्हा राव। इनको ये पद दिया जाता है। अब ध्यान से समझिए। 9 दिसंबर 1946 नई दिल्ली में इसकी बैठक हुई। इसके अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन ये अस्थायी थे। अस्थायी मतलब नॉन परमानेंट। इसके जस्ट 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर, दोस्तों थोड़ा हैंड राइटिंग ऐसी है, आप लोग मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। स्थान वही था आपका नई दिल्ली में ही। इस बार जो इनके अध्यक्ष होते हैं वे चेंज होते हैं। इस बार अध्यक्ष बना दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये आपके स्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं, परमानेंट। साथ ही साथ इस सभा के जो उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपाध्यक्ष, ये आपके अध्यक्ष हुए। जो उपाध्यक्ष चुने जाते हैं वे है H.C. मुखर्जी। इनको सभा का उपाध्यक्ष बनाया जाता है। और एक क्वेश्चन और ही बनता है, संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार एक नाम आता है B.N. राव या बेनेगल नरसिम्हा राव। खैर,
11 दिसंबर को जो आपकी मीटिंग होती है उसमें अध्यक्ष चेंज हो जाते हैं, स्थायी बन जाते हैं, और साथ ही साथ 2 पद आपके और भी दे दिए जाते हैं। इसके जस्ट 2 दिन बाद फिर 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, अगले 2 दिन बाद फिर आता है आपका 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य का प्रस्तावना पेश की गई थी। पेश का मतलब यानी कि प्रस्तुत की गई थी, पास हुई थी जो जाकर के 22 जनवरी 1947 को। खैर आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जिसको हम पढ़ते हैं ना वर्तमान में, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, कुछ इस तरीके से जो हम पढ़ते हैं, यानी कि भारत की प्रस्तावना, उद्देश्य का प्रिम्बल जिसको बोलते हैं, तो उसे जो पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। किसके द्वारा? JL नेहरू के द्वारा। JL नेहरू उद्देश्य का पेश की गई। खैर दोबारा मैं इस सारे चीज का ओवरव्यू दे रहा हूं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन सकते हैं। अगर मैं आपसे एक एक क्वेश्चन पूछने लगूं कि पहली मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? ये बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके अलावा इसके भी इसी तरीके से आप 10 से 15 क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक थ्योरी की तरह सारी की सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ, दोबारा समझिएगा। भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ है वो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ है। कैबिनेट मिशन के एक क्वेश्चन तो आपका ये है कि भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ है किस मिशन के तहत हुआ है? कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। इसमें 3 सदस्य थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। यहीं से भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और इसी प्रक्रिया के तहत 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली मीटिंग होती है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी तौर पर अध्यक्ष चुन लिया जाता है। लेकिन उसके जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को सारा का सारा मामला चेंज हो जाता है। जो अध्यक्ष अस्थायी तौर पर थे, नॉन परमानेंट थे, उनको हटा दिया जाता है, और परमानेंट यानी कि स्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथ ही साथ 2 पदों का और सृजन होता है, एक उपाध्यक्ष का जिन्हें HC मुखर्जी को बनाया जाता है, और एक संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिम्हा राव। बहुत क्वेश्चन यहाँ से BN राव के नाम से आता है, शॉर्ट में BN राव भी इनको बोलते हैं। 2019 के एक एग्जाम में पूछा गया था कि SSC के द्वारा ही कि BN राव का पूरा नाम क्या था, तो बेनेगल नरसिम्हा राव। तो ये भारतीय संविधान की स्थिति थी कि किस तरीके से हमारा बना है। इसके अलावा आप सभी जानते भी होंगे भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है। कुल मिलाकर के इसमें 63,97,876 समथिंग 64 लाख रुपए का खर्च इसमें आया है। इसको बनाने के लिए लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा ओवरव्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और भारत का संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत या दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। चलिए खैर आप लोग इसको उतार लीजिएगा, आगे की तरफ। अगला पॉइंट आपका दिया हुआ है, भारत में राष्ट्रगान प्रथम बार कब गाया गया था? भारत में जो राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911। कांग्रेस का एक अधिवेशन हो रहा था कोलकाता में, ठीक है। तो इसी दिन भारत के राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया था। आप सभी लोग एक नाम से परिचित होंगे, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान की रचना की थी, इनको लिखा भी था और इनको गाया भी था। तो सबसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता में इसको गाया गया था, ठीक है। और इसके बाद 24 जनवरी 1950 को ये भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया गया था। राष्ट्रगान के रूप में
स्वीकार किया गया था हमारी संविधान सभा के द्वारा। तो 24 जनवरी 1950 को पहले राष्ट्रगान नहीं हुआ करता था, इसी तरीके से इसको गाया गया था नॉर्मल वे में, लेकिन इसके बाद 24 जनवरी 1950 को ये भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया गया था। क्वेश्चन ये भी आपका आया हुआ है। दूसरा, इसके रचयिता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर, आप लोग लिख लेना, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए खैर, अगला पॉइंट आपका दिया हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? पहले तो आप इसको समझिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? इनको बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो भारत के संविधान में आयरलैंड से लिए गए हैं। ये क्या होते हैं? किसी भी राज्य की, राज्य का मतलब यहाँ एक पर्टिकुलर राज्य से नहीं, यहाँ राज्य का मतलब केंद्र सरकार से। तो यहाँ इंडियन गवर्नमेंट की बात है, यानी कि भारत सरकार की बात है, संघ सरकार से मतलब है। तो ये संघ की यानी कि राज्य की, राज्य उसको अभी मतलब एक नाम दिया गया है। तो ये राज्य की कल्याणकारी नीतियों को प्रदर्शित करते हैं। जो आपके नीति निर्देशक तत्व होते हैं राज्य की कल्याणकारी नीतियों को प्रदर्शित करते हैं। भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 तक इन्हीं का जिक्र गया है, और ये भाग है 4। भाग 4 में अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर के 51 तक आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया हुआ है। इनको बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दूसरा, ये हमारे संविधान में आयरलैंड से लिए गए, आयरलैंड, यहाँ से इनको लिया गया, ठीक है ना, यहाँ से हमने अडोप्ट किया है। अब समझिएगा ये क्या है, ये किसी भी राज्य की, किसी भी देश की कल्याणकारी नीति होती है। कैसे? मान लीजिए वर्तमान में आपको एक इन आर्टिकल्स में कुछ लिखा हुआ है, जैसे आपका महिलाओं के लिए प्रसूति के लिए सहायता करेगी गवर्नमेंट, इसके अलावा आपको निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगी, जो आपके SC ST होते हैं या अन्य दुर्लभ वर्ग होते हैं जैसे OBC वगैरह, उनकी अभिवृद्धि का प्रयास करेगी, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, इन सब बातों का इसमें उल्लेख किया गया, ठीक है ना। समान कानूनी सहायता प्रदान करेगी, ये आपके इन बातों का सबका उल्लेख इसमें किया गया। लेकिन इसी आर्टिकल से, इसी पार्ट में, इस भाग में अनुच्छेद नंबर 36 से 51 के बीच में एक आर्टिकल आपको आता है, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन वहां से आए हुए, अनुच्छेद नंबर 37। यहाँ एक बात लिखी है कि इस भाग में दिए गए उपबंध, इस भाग का मतलब किससे? भाग 4 में, यानी कि अनुच्छेद नंबर 36 से टोटल 51 तक, इस भाग में दिए गए उपबंध किसी भी न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य क्या होता है इसको समझिएगा। इन्होंने कहा है कि ये जो आपके अनुच्छेद नंबर 36 से 51 तक जो बातें लिखी है, मान लीजिए राज्य आपकी सहायता करेगा, समय समय पर जो भी जिस बारे में भी इसकी सहायता लिखी है करता रहेगा कल्याणकारी नीतियों के तहत। लेकिन कल अगर राज्य अपनी सहायता को रोक ले, उन सहायता को देना बंद कर दे, तो आप किसी भी न्यायालय में राज्य के खिलाफ, यानी कि केंद्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते। छोटे से उदाहरण से समझिएगा आप लोग। मान लीजिए वर्तमान में आपको कानूनी सहायता निःशुल्क है, अगर आपके साथ कोई झगड़ा हो जाता है या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है, आप कानून की सहायता लेते हैं, आप थाने में जाते हैं और अपनी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और आप आ जाते हैं। वर्तमान फिलहाल की तो स्थिति है कि आप लोगों को आपको निःशुल्क मिलता है। लेकिन अगर कल ऐसा हो जाए कि गवर्नमेंट या पुलिस थाने वाले, मतलब गवर्नमेंट ऐसा रूल निकाल दे कि रिपोर्ट लिखने के आपसे 500 रुपये लिए जाएंगे, या रिपोर्ट लिखने के 1000 रुपये लिए जाएंगे, या उस मामले की जांच के लिए आपसे 1000-2000 रुपये लिए जाएंगे, तो आप इस बात को लेकर के किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते कि हमसे पैसा वसूला जा रहा है, क्योंकि राज्य की कल्याणकारी नीति थी। दूसरा एक छोटा सा उदाहरण और समझिएगा। वर्तमान में जैसे उसको राशन होता है ना, राशन बढ़ता है, अनाज बढ़ता है, ठीक है ना, गवर्नमेंट उसको इकट्ठा करती है अपने MSP पर, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस पर, लेकिन उसको 2 रुपये किलो और 3 रुपये किलो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। कल अगर गवर्नमेंट आपको यह देना बंद कर दे, तो आप किसी न्यायालय में नहीं जा सकते कि हमें राशन मिलना बंद हो गया या हमारी कोई ऐसी सहायता मिलनी बंद हो गई है। जैसे एम्बुलेंस की सहायता है, एम्बुलेंस की सहायता आपकी कल्याणकारी नीतियों के तहत है, लेकिन अगर एम्बुलेंस की सहायता कल आपको रोक दी जाए, बंद कर दी जाए, तो आप किसी न्यायालय में इसके खिलाफ नहीं जा सकते। तो अनुच्छेद नंबर 37 में यही बात लिखी है
क्या कि इस भाग में अर्थात भाग 4 में दिए गए उपबंध यानी कि जितने भी आपके लिए कानून दिए गए हैं किसी भी न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, यानी कि इनको मानना न मानना गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये भाग 4 था जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो हमने कहाँ से ग्रहण किया हुआ है, आयरलैंड से। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम्स में बनते हैं। चलिए कर शुरुआत करते आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया? संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया? एक आर्टिकल पढ़ते हैं आपका, आर्टिकल नंबर 32 इसे संविधान की आत्मा कहा गया। क्या कहा गया है इसको? संविधान की आत्मा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। संविधान की आत्मा, इसको समझिएगा पहले कैसे कहा गया। इसमें 5 प्रकार की कुछ रिटें दी गई है, 5 प्रकार की आपको रिटें दी गई है, और उनका उल्लंघन अगर हो जाए, अगर आप वे रिटें एक व्यक्तियों से संबंधित है, मान लीजिए समाज के लोगों से संबंधित है, अगर उनका उल्लंघन हो जाए आप डायरेक्ट न्यायालय में या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी को दूसरा नाम दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान की आत्मा भी अनुच्छेद नंबर 32 को है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी आपका अनुच्छेद नंबर 32 को बोलते हैं। ध्यान रखना, जैसे खाना खाने के बाद पानी पीना बहुत आवश्यक होता है ना, इसी तरीके से जैसे हम पानी पीते ही हैं, इसी तरीके से गवर्नमेंट जॉब का जो एग्जाम्स होगा ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा मोस्टली उसमें है। बहुत ज़्यादा बार अगर मैं कहूँ कि कोई एक ऐसे अनुच्छेद का नाम बताइए जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में किसी भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, तो वो यही अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 32, ठीक है ना। चलिए कर आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये 5 प्रकार की रिटें मैं आपको लिख रहा हूँ। बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक होते हैं आपके परमादेश मैंडामस, एक होती है आपकी अधिकार परीक्षा क्यों वारंटो, उत्प्रेषण, और एक होती है आपकी प्रतिषेध। ये कुल 5 प्रकार की रिटें आपके अधिकार में आती है, ठीक है ना। इनका आप लोग प्रयोग कर सकते हो। इनके बारे में कभी विस्तार से आगे चर्चा करेंगे हम, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट्स देखते हैं। आगे पॉइंट्स आपको दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ऐसे अनुच्छेद का नाम बताइए जो संविधान के संशोधन से संबंधित है, या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो एक आर्टिकल आता है आपका 368, ये भी आपका एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अनुच्छेद नंबर 368 ये संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। संविधान संशोधन प्रक्रिया, ठीक है, आप लोग याद कर लीजिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन यही बनता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है। तो इसका आंसर है आपका दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपने संविधान में एडॉप्ट की है, यानी कि ग्रहण